एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं हिंदी का क्लास 7th का चैप्टर दहेज, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। राम सुंदर के 5 लड़कों के पश्चात जब एक कन्या का जन्म हुआ तो माता पिता ने बड़े चाव से उसका नाम निरुपमा रखा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, मेन कैरेक्टर है राम सुंदर और इनके पहले 5 बेटे हुए। 5 बेटों के बाद एक कन्या यानी कि एक लड़की का जन्म हुआ, 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन। इन्होंने बड़े चाव से यानी कि बहुत शौक से उसका नाम निरुपमा रखा। अब ये वो निरुपमा हमारे मेन कैरेक्टर में से आती हैं। ये भी समय बीतता गया और निरुपमा विवाह योग्य हो गई, यानी कि बड़ी हो गई और अब उनकी शादी के काबिल वो इतनी बड़ी हो चुकी थी। बहुत खोज करने पर राय बहादुर का एकमात्र पुत्र उन्हें पसंद आया। अब एज़ यूजुअल लड़की के लिए खूब ज़्यादा वर तलाशा गया और फाइनली ये देखो, लड़की के पिता का नाम है राम सुंदर और लड़के के पिता का नाम है राय बहादुर। ये बात याद रखने की है। इन्हें राय बहादुर जी का एक पुत्र उन्हें पसंद आ गया। वर पक्ष ने 10,000 रुपये और बहुत सी दान सामग्री की मांग की। वर पक्ष मतलब जो लड़के के पिता है या लड़का है उनकी तरफ से जो है कितनी मांग की गई थी, ये बात अंडरलाइन कर दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 10,000 रुपये और बहुत सारी दान सामग्री होता है ना, जैसे भाई पलंग दे दो, गाड़ी दे दो या कुछ भी दे दो, इस तरह की मांग की गई। राम सुंदर ने बिना विचारे ही उनकी बात मंजूर कर ली, जबकि दहेज के लिए कभी भी किसी को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की लालच को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, पुरुष हो या बच्चे हो, लड़के हो, जो भी है इस समय, जैसे आप अभी लड़के हो तो आप अभी से बात सीख के रखो कि आपको किसी से भीख नहीं लेनी है। दहेज तो एक तरीके की भीख है ना, कि आप मांग रहे हो और सामने वाला आपको दे रहा है। तो अगर आप मांगने वाले हो तो भिखारियों वाले काम मत करो ये। ठीक है, पढ़ो लिखो, खुद कमाओ, अपने पैरों से खुद खड़े हो अपने पैरों पर। वर पक्ष ने 10,000 रुपये और बहुत सी दान सामग्री की मांग की। राम सुंदर ने बिना विचारे उनकी बात को मंजूर कर लिया। ब्याह के पश्चात यानी शादी के समय, पश्चात नहीं, ब्याह के समय सभी कोशिशों के बावजूद वह पूरे पैसे का प्रबंध नहीं कर पाए। अब देखो, आपने मंजूर नहीं करना चाहिए था ना, मगर आपने कर लिया और अब क्या है, पैसे का इंतजाम भी नहीं कर पाए, प्रबंध नहीं कर पाए। विवाह का दिन आ गया, कर्ज लेकर भी 6-7 हज़ार रुपये कम पड़ रहे थे। अब देखो, 6-7 हज़ार रुपये कम पड़ रहे थे, कर्ज उन्होंने तब भी ले भी लिया, तो एक तो कर्जदार बन गए। ठीक है, और फिर भी देखो आपका काम पूरा हुआ भी नहीं, तो ये सब हो रहा था यहाँ पे। विवाह मंडल में हलचल मच गई। हलचल मच गई क्या है, अभी तो फिर भी पता है इस प्रथा पे बहुत रोक लग गई है। पहले तो लोग शादियाँ तोड़ देते थे, तो वो चीज़ बहुत ख़राब होती थी, बहुत मतलब लोगों के लिए ये एक बहुत ही ख़राब ही प्रथा है। मतलब आप घूम फिर के देखा जाए तो राय बहादुर के उन्होंने पैर पकड़ लिए और बोले, इस शुभ कार्य के संपन्न होते ही मैं आपके पैसे दे दूंगा। अब देखो, लड़के के पिता की लड़की के पिता ने पैर पकड़ लिए, कितनी अपमानजनक बात है ये, है ना। तो राय बहादुर ने उत्तर दिया कि जब तक पैरों पे नहीं मिलेंगे लड़का मंडप में नहीं आएगा। मंडप में नहीं आएगा मतलब वो फेरे वगैरह के लिए आते हैं ना जैसे, तो तब तक नहीं आएगा। सहसा तभी अपने पिता के विरुद्ध में लड़का बोला, मैं ये विवाह करके ही लौटूंगा। लड़के ने कहा, नहीं मैं तो ये विवाह करूंगा, मुझे लेन देन के विषय में कुछ नहीं मालूम। चलो यहाँ तक तो लड़के ने सही किया। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये देखो, ये दिखा रहे हैं लड़की के पिता बेचारे कैसे लड़के के पिता के आगे बैठे हुए हैं। तभी तो वो लड़कियों को पहले लोग इतना मानते नहीं थे, लेकिन अभी देखो लड़कियां खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, दहेज प्रथा कम हो रही है, तो समाज जो है एक तरीके से सुधर रहा है। पहले बहुत खराब स्थिति थी। राय बहादुर वर्तमान शिक्षा का विषाक्त फल अपने पुत्र में देखकर निराश हो गए। अब अभी उनको लग रहा था कि मेरा बेटा जो है इस समय बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिख कर गया है, तो ये एक खराब चीज़ हो गई उनके लिए। वो बड़े निराश हो गए कि मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात नहीं रखी। विदा के समय निरुपमा ने अपने पिता को गले लगाकर रोते हुए पूछा, पिताजी क्या ये लोग मुझे यहाँ आने देंगे? पिता का मन व्याकुल उठ गया, हो गया। अब तुम सोच के देखो, जैसे तुम अभी बच्चे हो, अगर तुम बड़े हो जाओ और चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं पूरी ज़िंदगी बोल दिया जाए दूसरे के घर में रहना है और तुम यहाँ से पैसे भी लेके जाओ, सामान भी लेके जाओ, फिर उसके घर में ही रहो और कोई तुमको तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़े किसी से, तो कितनी विचलित कर देने वाली स्थिति होती होगी। लेकिन लड़की का मन इस वक्त इतना दुखी है। राम सुंदर जब भी अपनी बेटी के घर आते देखता, उसका उचित आदर नहीं होता था। मतलब जब भी आते तो उनका, राम सुंदर अपनी बेटी से मिलने आते होंगे तो उनका कोई आदर सम्मान नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं दिया। नौकर तक उन्हें नीची नज़र से देखते। कभी उन्हें अपनी बेटी से 5 मिनट मिलने दिया जाता तो कभी उन्हें बिना मिले ही लौटना पड़ता। निरुपमा को रोज़ खोटी सुननी पड़ती, माने खराब बातें सुननी पड़ती। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता मानो वे वहाँ ब्याह कर नहीं आई हो, अपितु धोखे से आई हो। है ना, कितनी गलत बात है, लड़की के साथ इतना ख़राब आप बिहेव कर रहे हो। तो राम सुंदर अपने लड़कों को बिना बताए अपना मकान बेचकर पुत्री को इस मुश्किल से बचाने का उपाय सोचने लगा। अब राम सुंदर को लगा कि मैं अपना मकान बेच देता हूँ तो मेरी बेटी जो है उसके साथ ये लोग ख़राब व्यवहार नहीं करेंगे। तो किसी प्रकार लड़कों को यह बात पता चल गई जो उनके बेटे थे, इस कारण मकान बेचना स्थगित हो गया। अब लड़कों को लग रहा होगा हमारा मकान है, क्यों बेचे बहन के लिए, तो इन्होंने स्थगित कर दिया। निरुपमा पत्नी अपने पिता का मुख देखकर सब समझ जाती।
दहेज की रकम पूरी न दिए जाने के कारण निरुपमा को एक बार भी पिता के घर नहीं आने दिया गया। एक तरीके से सज़ा दे रहे थे लड़की को, उसके माँ बाप से ही नहीं मिलने दे रहे हैं। एक बार वह अपने पिता से बोली, पिताजी मुझे एक बार घर ले चलिए, परंतु रामसुंदर परवश थे, मतलब बहुत ही विवश, जिसे हम कहते हैं ना, कि वो नहीं कर पा रहे थे। पुत्री पर स्वाभाविक अधिकार वह दहेज के बदले गिरवी रख चुके थे। बेटी पे तो पिता का अधिकार होता है, लेकिन क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाए थे, इसीलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ में ही नहीं है अब चीज़ें कुछ भी। पुत्री यदि घर आना चाहे तो पिता उसे लाए बिना कैसे रह जाए। उन्होंने अत्यंत अपमान उठाकर 3,000 रुपये कहीं से भी इकट्ठे कर लिए, ठीक है, देने के लिए। उन रुपयों को रुमाल में बांधकर चादर में लपेटकर पुत्री के घर चल दिए। राय बहादुर केवल 3,000 रुपये देखकर अट्ठहास कर उठे, गुस्सा आ रहा था। रामसुंदर ने अपनी पुत्री को ले जाने के लिए बात धीरे से कही। राय बहादुर ने कहा, अभी यह ना होगा। इसके बाद वे अंदर चले गए। रामसुंदर व्यथित मन से वापस लौट आए, बड़े दुखी हुए, भाई बेटी को नहीं आने दिया और वापस आ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस बार पूजा के शुभ अवसर पर मैं निरुपमा को अवश्य लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पूजा है और मैं अपनी बेटी को लेकर ज़रूर आऊँगा। तो रामसुंदर राय बहादुर के घर अपनी पुत्री को लेने पहुँचे। राय बहादुर घर पर नहीं थे। रामसुंदर ने पुत्री से कहा कि इस बार मैं तुम्हें अवश्य ले आऊँगा, मैं ले जाऊँगा, मैं रुपयों का पूरा इंतज़ाम करके आया हूँ। पिता पुत्री दोनों रो रहे थे। रोने के बाद जब निरुपमा सामान्य हुई तो पिता के साथ आए भाई ने पूछने पर उसे पता चला कि उसके पिता उसके सुख के लिए अपना मकान गिरवी रख कर आए हैं। इस बात से उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। अब लड़की को बहुत ख़राब लग रहा था कि मेरे पिताजी अपना मकान मेरे लिए गिरवी रखाए हैं, तो उसको मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। निरुपमा सारी स्थिति समझकर पिता से बोली, यदि आपने मेरे ससुर को एक भी पैसा दिया तो फिर आप कभी भी अपनी कन्या का मुंह नहीं देख पाएंगे। अब लड़की ने कठोर एक स्टेप ले लिया कि आप इन्हें एक पैसा मत दीजिए मेरे ससुर को। मेरे पति तो इन रुपयों को चाहते भी नहीं है, बस ससुर चाहते हैं बेसिकली। रामसुंदर ने कहा, बिना रकम दिए यह तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो बोली, कोई बात नहीं, आप भी यहाँ ना आया करें, मैं बार बार आपका अपमान नहीं सह सकती। मजबूर पिता की बेटी के जिद के सामने एक नहीं चली। निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। रामसुंदर रुपया लाए थे और कन्या के निषेध से वह रुपया दिए बिना चले गए। ये बात छिपी नहीं रही। यह सुनकर निरुपमा की सास के क्रोध की सीमा न रही। अब कितनी खराब सास है बताओ, भीखी क्यों नहीं मांग लेते ऐसे लोग कटोरा लेकर। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल और अधिक आतंक बन गई। अब ससुराल में और ज़्यादा आतंक होने लगा, उसके साथ मतलब अत्याचार होने लगे। उसके पिता कुछ दिन बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट बनकर प्रदेश चले गए। इसी समय में निरुपमा को कठिन बीमारी हुई। उसका जीवन से मोह ही छूट गया। यदि आहार के बारे में बहू की कोई अवहेलना देखती तो सास कहती, नवाब के घर की लड़की है ना, गरीब के घर का अन्न इसे कहाँ नहीं बाता, मतलब ताने मारते थे इसको। रोग जब गुरुतर हो गया यानी कि बढ़ गया, तब सास बोली, बस ढोंग है, केवल पिता के घर जाने का छलावा है। मतलब उनके हिसाब से ना निरुपमा सिर्फ नाटक कर रही है। जानते ये लोग भी होते हैं, लेकिन क्या है कि बस बहू को सुनाना है इसलिए बोल रहे थे। कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या के समय निरुपमा का श्वास रुद्ध हुआ, यानी उसका श्वास टूटने लग गया, उसी दिन डॉक्टर ने पहली बार देखा था। मतलब अब तक इन्होंने डॉक्टर भी नहीं बुलाया था उसके लिए। उस दिन डॉक्टर को देखना भी समाप्त हो गया। इस लोक से वह बहुत दूर चली गई। मतलब अब निरुपमा मर गई। बड़े घर की बहू मरी है। खूब धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। मतलब जैसे मरने के टाइम पे जो प्रोसेस होते हैं ना, वो इन्होंने बड़े धूमधाम से करे। चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई। रामसुंदर को सांत्वना देते हुए लोगों ने कहा कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं, देखो तुम्हारी लड़कियों कैसे महा समारोह के साथ मृत्यु हुई है। ऐसी भाग्यशाली लड़की जो है विरले ही होती हैं। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट की चिट्ठी आई, मैंने यहाँ पर सब प्रबंध कर लिया, तब अविलंब मेरी पत्नी को यहाँ भेज दिया जाए। राय बहादुर महिषी ने लिखवाया, बेटा तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की से संबंध तय किया, अतएव अविलंब छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। मतलब पति तो था ही नहीं इसका यहाँ पर। इस बार 20,000 का दहेज और हाथों हाथ आधा होगा। ये देख रहे हो, अपना बेटा ही बेच रहे हैं एक तरीके से। तो बस यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।